Good morning, dears. Welcome again in our online study program. In the last lecture, we were in the lesson in history French Revolution. So, dears, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि किस तरह से फ्रांस एक मोनार्कियल सिस्टम था और जब वहां पर 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ तो किस तरह से उसके कौन कौन से फैक्टर्स थे। तो दो टाइप्स के फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था। एक पढ़ा था हमने सोशल फैक्टर्स और दूसरा पढ़ा था हमने इकोनॉमिक फैक्टर्स। आज हम बात करेंगे सबसे पहले पॉलिटिकल कॉजेज। क्या थे पॉलिटिकल कॉजेज? पहला कॉज था कि जब लुइस 16 वहां का राजा बना था 1774 में, तो उस समय फ्रांस का जो गवर्नमेंट ट्रेजर था, जो सरकारी खजाना था, वो पूरी तरह से खाली था। खाली क्यों था? कि उसके भी अपने फैक्टर थे कि जो लुइस 16 से पहले के जो राजा थे उनकी लाइफ बहुत ज्यादा विलासितापूर्ण थी, जिसमें उन्होंने अपने विलासिताओं को पूर्ण करने के लिए सरकारी खजाने का प्रयोग किया। बहुत सारे वॉर लड़े फ्रांस ने, जिस कारण से भी उसका ट्रेजर था जो खत्म हो चुका था। और अमेरिका के 13 जो कॉलोनीज थी उनको ब्रिटिश एम्पायर से आजाद कराने के लिए फ्रांस ने उनकी हेल्प की, जिस कारण से वहां का ट्रेजर खत्म हो चुका था और गवर्नमेंट के पास या राजा के पास एक ही उपाय था कि वह जाए टैक्स बढ़ाए और सरकारी खजाने को भरे। तो ये थे हमारे पॉलिटिकल कॉजेज। नेक्स्ट पॉइंट इज आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक, कैसे रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ? तो पहली चीज ये थी कि जब फ्रांस में उस समय अगर किसी तरह का टैक्स किसी तरह का वहां पर टैक्स बढ़ाना होता था तो राजा अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकता था। उसके लिए फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, जो ये 3 स्टेट्स थे, उन तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग बुलाते थे। वहां पर वोटिंग सिस्टम होता था और जिस उनको मेजोरिटी जाती थी उस हिसाब से फैसले लिए जाते थे। तो लुइस 16 ने 5 मई 1789 को तीनों स्टेट्स के मीटिंग बुलाई, जिसमें फर्स्ट स्टेट के भी लोग जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट करने को आ गया, सेकंड स्टेट के लोगों को भी पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया और थर्ड स्टेट के लोगों को भी पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया। उस समय यह था कि 1 स्टेट 1 वोट। उनका उद्देश्य था, जो उस टाइम पर एक प्रोसीजर था कि एक स्टेट का एक वोट होगा और जो जिस वोट को दो स्टेट का वोट चले जाएगा वह ऑर्डर पास हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, इन स्टेट्स में ये जो ऊपर के जो 2 स्टेट्स हैं, ये लोग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। और तो हमेशा क्या होता था कि एक वोट इसका एक वोट इसका, तो ये एक साथ वोट डालते थे तो यहाँ 2 हो जाता या अकेला जाता, तो हमेशा इनकी मोनोपोली चलती थी। तो इस बार ऐसा नहीं हुआ। थर्ड स्टेट के लोगों ने, जो प्रतिनिधि वहां पर गए थे, जो आके थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे उस स्टेट में, वो लोग वहां पर गए, उन लोगों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि अब 1 स्टेट 1 वोट नहीं होगा, बल्कि 1 पर्सन 1 रिप्रेजेंटेटिव 1 वोट होगा। इसलिए फर्स्ट स्टेट के 300 लोग आए थे, सेकंड स्टेट के 300 लोग आए थे, लेकिन जो थर्ड स्टेट के थे उसके 600 लोग वहां पर पहुंचे थे। जब थर्ड स्टेट के लोगों ने एक प्रस्ताव रखा कि इस बार 1 स्टेट 1 वोट नहीं, बल्कि 1 रिप्रेजेंटेटिव 1 वोट होगा, कि हर इंसान का अपना अपना एक अलग वोट होगा, तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे या किंग था, उसने इस बात को नहीं माना। जिस कारण से थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर गए हुए थे, उन लोगों ने इसका विरोध किया, उन लोगों ने वॉकआउट कर दिया और उन लोगों ने कहा कि जब तक देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन नहीं होता तब तक हम इस तरह की किसी भी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और उसके बाद जब विंटर्स आए तो वहां पर फूड प्राइसेस, जो ब्रेड प्राइसेस थे, उनके रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। एक रूमर फैली कि
जो सरकारी सेनाएं हैं, जो फ्रांस की जो आर्मी है, वह पूरे देश के जो हार्वेस्ट थे उसको खत्म करने जा रहे हैं। तो किसानों में बहुत ज्यादा विद्रोह फैल गया। उन लोगों ने सरकारी बिल्डिंग्स को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। एक रेबेलियन वहां पर बन चुका था, रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद लोगों ने, जो नोबल लोग थे, जो रिवॉल्यूशनरीज थे, उन लोगों ने, नोबल जो पीपल थे वहां पे चर्चेज पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। नोबल लोग भागने लगे। आफ्टर दैट धीरे धीरे जो राजा था किंग लुइस 16, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्कियल सिस्टम था उसको मानना स्टार्ट कर दिया। वह राजी हो गया कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानूंगा। और उसके बाद 1791 में फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था। 1791 में फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था। इसका अर्थ यह था कि वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, राजा भी होगा, एक संविधान भी होगा, लेकिन राजा के ऊपर संविधान होगा। राजा संविधान पर लिखे हुए अधिकारों के तहत ही अपना काम करेगा। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में बांट दिया गया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में उन लोगों को बांट दिया गया था। सारी जो पावर्स थी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, उनको लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में बांट दिया गया। आफ्टर दैट राइट टू वोट एक सिस्टम लगाया गया। अब वोट कौन दे सकता था? केवल मैन, वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, सिर्फ मैन को वोट देने का अधिकार दिया गया। अब उस समय पर 2 टाइप्स के लोग थे, एक एक्टिव सिटीजन, एक पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वे लोग थे जो टैक्स पे करते थे, और पैसिव सिटीजन वे थे जो टैक्स नहीं देते थे। एक्टिव सिटीजन में उन्हीं लोगों को, सिर्फ एक्टिव सिटीजन को वोट देने का अधिकार था, या राइट टू मैन, जो वोट दे सकते थे, और सिर्फ मैन को ही वोट देने का अधिकार था। उसके लिए 2 शर्तें थी। फर्स्ट वन, उनकी 25+ हो। सेकंड बात ये थी कि वो 3 डेज का लगभग वेज है, 3 डेज का टैक्स है। जितनी उनकी 3 दिन की कमाई होती है वह टैक्स के रूप में दे, वही मैन क्या कर सकते थे? वोट दे सकते थे। तो सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को, एक्टिव सिटीजन वे थे जो टैक्स देते थे, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। अब उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुई, बना कि संविधान सबसे बड़ा है, राजा उसके अंदर काम कर सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के पास ये पावर थी कि वो राजा के कामों को, राजा के अधिकारों को चेक कर सके। आफ्टर दैट कुछ राइट्स दिए गए। फर्स्ट वन, राइट टू मैन एंड सिटीजन। पहला आपको अधिकार दिया गया उस कॉन्स्टिट्यूशन में कि राइट टू मैन एंड सिटीजन, कि हर इंसान को कुछ ना कुछ राइट जरूर मिलेंगे। सेकेंड वन, राइट टू लाइफ, हर इंसान को जीने का अधिकार होगा। नंबर 3, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी हर इंसान को होगी, वो राजा के खिलाफ भी बोल सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन में गलत चीजों के खिलाफ भी बोल सकता है। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, हर इंसान, अब उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर इंसान अपने मत को व्यक्त कर सकता है, अपना ओपिनियन हर चीज में दे सकता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, अब ऐसा माना जाने लगा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। और धीरे धीरे यह पूरे फ्रांस में यह रिवॉल्यूशन फैलने लगा। जितने भी नोबल लोग थे उनको भागने के लिए मजबूर कर दिया गया, और धीरे धीरे जब यह रिवॉल्यूशन सफल होने लगा तो जो भी चर्च के पास जो जमीन थी वो लोगों में बांट दी गई, और चर्च को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बना दिया गया। So dears, it was today's lecture in history. We will read ahead in the further lecture. Thanks. Have a nice day.